नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार और होकाटो होटोजे सेमा से की बात। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता है स्वर्ण पदक, जबकि होकाटो ने शॉट पुट में कांस्य पदक किया है अपने नाम। असम में अवैध घुसपैठ रोकने और राज्य में अवैध आप्रवासियों को हटाने के प्रयास हुए तेज। सीमा पर निगरानी बढ़ाने और अतिरिक्त बल की तैनाती संबंधी निर्देश जारी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को जमा करना होगा NRC रसीद नंबर। जनवरी 2024 से अब तक राज्य में 54 अवैध प्रवासियों की हुई पहचान। जम्मू में आतंकवाद पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, शांति बिना पाकिस्तान से बातचीत नहीं। धारा 370 को लेकर विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, किसी कीमत पर नहीं होगी 370 की वापसी। विपक्षी गठबंधन पर लगाया आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। पेरिस पैरालंपिक में परचम लहराने वाले भारतीय पैरा खिलाड़ियों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया सम्मानित। खिलाड़ियों ने कहा, सरकार से मिला हर स्तर पर समर्थन बना सफलता की वजह। भगवान गणेश के आगमन के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत। चारों ओर लगा गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा। देश भर के पंडालों में उत्सव की रौनक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब खबरों की विस्तार से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों से बात कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार से बात कर उन्हें जीत पर शुभकामनाएं दी। आपने तो अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा और एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। जी सर, जी सर। नया एशियन रिकॉर्ड बना दिया आपने तो। जी सर, आपको बोला था सर कि अब की बार सर गोल्ड लेके आएंगे सर। हाँ, गोल्ड लेके आ गए आप। जी सर। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन लोग जरूर जानना चाहेंगे कि भाई टोक्यो में सिल्वर, जी सर। पेरिस में गोल्ड, तो प्रवीण में ऐसी कौन सी प्रवीणता है कि इस प्रकार से प्रगति इतनी हो गई? सर अब की बार माइंड सेट था सर कि मैं पछताना नहीं चाहता था सर कि मैं सिल्वर पर लेके जाऊं या फिर ब्रॉन्ज। बस इसी डर से सर मेरे को गोल्ड ही चाहिए था। जी सर। जर्नी में काफी मेहनत की होगी, नया कुछ सीखे होंगे। हाँ सर, बहुत सारी। आपने जी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर। इस 3-4 महीने पहले सर इंजरी भी हो गई थी टेक ऑफ लेग में। अब उससे भी थोड़ा हील किया। फिर वो प्रॉब्लम्स आई थी, अपने 2-3 कंपटीशन भी ख़राब हो गए थे। लेकिन हमने सारी चीज़ों को ठीक करके प्लानिंग्स की सर के साथ, सब कुछ ठीक हो गया सर। खुश हो गए होंगे आज तो। जी सर, जी सर। तो आपने तो उनको बहुत बड़ी पुरस्कार दे दी। जी सर, मेरे साथ में बैठे हुए हैं सर। देखती हो टीवी तो मजा आ जाता है। नहीं, सतपाल जी ने बहुत मेहनत की है आपके पीछे, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। अच्छा, आप इंटरनेट का भी उपयोग करते थे सीखने के लिए? जी सर, मैं यूट्यूब वगैरह पे और ये ऑनलाइन साइट्स पे जाके मैं देखता रहता था। और उसके विषय में सतपाल जी से भी चर्चा वगैरह करते थे? जी सर, हम साथ में ही देखते थे। सर हमें बता देते थे कि ऐसे ऐसे करना है, फिर मैं देख देता, फिर मैं सर को बताता था, सर से पूछता था, फिर वो सारा सही से मेरे को बता देते थे, समझा देते थे कि ये ऐसे है, ऐसे है। चलिए, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, नोएडा का नाम रोशन किया। जी सर। और सतपाल जी की मेहनत पर आपने 4 चांद लगा दिए। जी सर, उन्हीं की दुआ है सर। उन्होंने बनाया। आपको और सतपाल जी दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जी सर, थैंक यू सर। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीतने वाले होकाटो होटोजे से भी चर्चा की और कहा कि उन्होंने अपनी इस उपलब्धि से देश के साथ साथ सुरक्षा बलों का भी मान बढ़ाया है। जैन सर, मैं होकाटो बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर। आप तो फौजी जवान हो, क्या हाल है भाई बताओ? ठीक है सर। की उम्र में जी सर। 40
जी सर। और उसमें मेडल जीत के आना ये अद्भुत सक्सेस है आपका। जी सर। क्या लग रहा है आपको? मेरे आपको बात हुई होगी आपकी। जी सर, बात हो गई सर। हाँ, तो क्या आपका मन क्या कहता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहले ऐसे मतलब अपना आर्मी से रिप्रेजेंट किया और मेरे को पहला मेरा पैरालंपिक गेम्स भी है और मेरे को कम से कम ब्रॉन्ज तो हासिल हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सर आपने इतना हमें सपोर्ट किया है पैरालंपिक्स, खास करके पैरालंपिक्स को, और ये सब आपका सपोर्ट की वजह से हम आज ये सक्सेस हो पाए। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब आपको भी। देखिए, होगा तो सर। आपने 40 साल की उम्र में जी सर। और पहली बार जाकर के ये विजय प्राप्त करना, यानी आपका जो जज्बा है, और मैं जानता हूँ आपको कितनी बड़ी भयंकर इंजरी हुई थी। जी सर। आपकी मुश्किल से आप जीवन में बच गए। जी सर। लेकिन आपने देश का नाम रोशन करने का कंटिन्यू रखा। जी सर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने आर्म फोर्सेस का भी गौरव बढ़ाया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का गौरव बढ़ाया है, जी देश का सर। भी गौरव बढ़ाया है। जी सर। तो मेरी तरफ से आपको, आपके कोच को और वहाँ सब खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए साहब, थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और वहीं असम में अब सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आवेदन की रसीद नंबर जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस कदम से अवैध घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसमें चाय बागान क्षेत्रों को छूट मिलेगी। हालांकि जिन 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी, उन्हें इस नियम से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि धुबरी जिले में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि कुछ संदिग्ध लोगों को भी आधार कार्ड मिला हो। इसी के बाद ये कदम उठाया गया है। राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने और राज्य से अवैध अप्रवासियों को हटाने को लेकर सरकार ने जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। इसके लिए राज्य सरकार समन्वित कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शुरू कर रही है, जिसमें बढ़ी हुई निगरानी, केंद्रीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय, बल की अतिरिक्त तैनाती शामिल है। स्थानीय लोगों को भी जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दे सकें। दरअसल जनवरी 2024 से अब तक राज्य में 54 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है, जिनमें से अधिकांश करीमगंज, बोगाईगांव, हाफलोंग और धुबरी जिलों में पाए गए हैं। इनमें से 45 लोगों को उनके देश वापस भेज दिया गया है, जबकि 9 को करीमगंज में गिरफ्तार किया गया है। और उधर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने चुनावी रैली में कांग्रेस और एनसी समेत पीडीपी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर देश विरोधी नीतियों का हिमायती उन्हें बताते हुए कहा कि शांति स्थापित होने तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी और धारा 370 की वापसी भी नहीं होगी। इस बीच बाकी दलों के नेता भी जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए रैलियां कर रहे हैं, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। जहां उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच समर्थन जुटा रहे हैं, तो सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने दल के लिए बड़ी रैलियां करके जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पलौरा में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर जमकर हमला करते नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पाकिस्तान से बात करने के विवादित बयान पर अमित शाह ने दो टूक शब्दों में साफ कहा कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक शांति बहाली के लिए पाकिस्तान प्रयास नहीं करता। वहीं 370 को लेकर विपक्ष के इरादों पर सवालिया निशान लगाते हुए गृह मंत्री ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर पर धारा 370 की वापसी किसी कीमत पर नहीं होगी। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आज मैं कहकर जाता हूं जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी
जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर विवादित बयान से घाटी की सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष के विवादित बयान को लेकर हमलावर है। भाजपा ने कहा कि ये राजनीतिक लाभ और परिवारवाद में डूबी पार्टियां हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। उमर अब्दुल्ला हमेशा से ही इस प्रकार के जो आतंकी हैं, जो समाज विरोधी हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार भी तेज होता जा रहा है। एनसी-पीडीपी भी जनता के बीच समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। 1987 में एनसी ने मास रिगिंग करके वो इलेक्शन जीता और जमात को क्रिमिनलाइज किया। उसकी जो पनिशमेंट है वो आज तक हर एक कश्मीरी नागरिक यहाँ भुगत रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरे दौर की वोटिंग 25 सितंबर को होगी, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ऋषि कुमार, रमा त्यागी और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया में पारंपरिक दलों के साथ साथ नई पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। ऐसे ही एक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार ओवैसी मुश्ताक खान से डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने बात की। इनका कहना है कि उनकी पार्टी ने आवाम को एक फ्रेश प्लेटफॉर्म दिया है और आज के युवा के मन को समझा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों को मुद्दा विहीन बताते हुए जनता को छलने का इन्होंने आरोप लगाया। शोपिया विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी पार्टी से ओवैस मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हमने एक मैनिफेस्टो जो हमारा जेएंडके का ओवरऑल बना है और हमने लोकल भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया है। उसमें हमने अराउंड 50 पॉइंट्स रखे हैं जो कि कोर इशू शोपियान के हैं, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है केसीसी लोन जो है उसको वेव ऑफ करने की ज़रूरत है। और यही हमारा सबसे बड़ा इशू रहेगा कि जो हमारे किसान, आपको पता है हेल स्टॉर्म से जो ऑर्चर्ड्स का नुकसान होता है, तो उसमें एप्पल इंक्लूड नहीं किया गया था क्रॉप इंश्योरेंस में। तो रिसेंटली हमारी एक न्यूज़ भी आई, उसके लिए हम तहे दिल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार भी है कि उन्होंने एप्पल को इंक्लूड किया है क्रॉप इंश्योरेंस में। तो वही हमारा एक पॉइंट था कि केसीसी जो लोन है उस ग्रोअर, उस किसान की एक मजबूरी बन गई है, जिस कर्ज के तले वो दब गया है। हम चाहते हैं कि वो वेव ऑफ हो जाए ताकि उसको एक राहत मिल जाए। यहाँ पर पीडीपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, पीडीपी का ये गढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बार कॉन्फिडेंस में है, बीजेपी ने अपना दल उतारा है, अपना जो कैंडिडेट है वो उतारा है। इन सबके बीच में आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, किस तरह की चुनावी लड़ाई करते हैं? एज अ सोशल एक्टिविस्ट पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और लोग मुझे बखूबी जान रहे हैं क्योंकि मैंने कोविड में काम किया, मैंने सैलाब जब फ्लड्स थे 14 में उसमें हमने काम किया, या जब भी यहाँ पे पब्लिक दरबार हुआ करता था मैं प्रेजेंट
उस टाइम वहां पे हुआ करता था, और हमने हमेशा शोपियान के इश्यूज जो है रेज किए हैं। 370 कोई मुद्दा नहीं आपको लगता है? नहीं, मुद्दा तो है, लेकिन देखिए मैंने लॉ पढ़ा है, मैंने 370 भी बखूबी पढ़ा है, लेकिन एनसी जो अभी बोल रहे हैं कि हम जी लाएंगे 370, कैसे लाएंगे? तो लोग अब जाग गए हैं, यूथ जाग गया है, पढ़ा लिखा यूथ है, इनको पता है कि अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि अब इन दोखों में नहीं आना है। तो अपनी पार्टी के युवा प्रत्याशी हैं और उनका कहना है कि युवाओं को या आवाम को अपने मुद्दे मालूम है, उनकी ज़रूरत क्या है वो मालूम है, और उनका ये भी कहना है कि जो अवसरवाद की राजनीति है वो यहाँ पर नहीं चल पाएगी, और लोग जो अपनी प्रगति और विकास है उसे ही आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन गुलजार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, शोपियां। और हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को तय करने में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। इस बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि इन पहलवानों के द्वारा कांग्रेस ने प्रायोजित प्रदर्शन किया गया था, और ये बात अब स्पष्ट भी हो गई है। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में दागियों के नामों के बाद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर दाव चलने के बाद सियासी पारा उफान पर है। मामले में भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस पर सोचे समझे तरीके से षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर खेलों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि खिलाड़ियों की आड़ में कांग्रेस अपना राजनीतिक एजेंडा साधने में लगी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किनके हाथों में खेल रहे थे, ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनका ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। ये राजनीतिक आधार पर इस प्रकार के वो बयानबाजी कर रही हैं, तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता और सोच क्या है। क्या आंदोलन इसीलिए किया गया था? वो लोग पीछे से क्या यही चाल चल रहे थे कि किस प्रकार से भारत सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से खेल को राजनीति का अड्डा बनाया जाए? वो हरियाणा जो खेलों के लिए जाना जाता है, जो बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहां इन्होंने खिलाड़ियों का राजनीतिकरण करने का कोशिश किया है। दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले को सही गलत के तराजू पर तोलकर खुद के दामन को पाक साफ बताने का दावा ठोक रही है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी, और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। पूरे मसले को लेकर रेसलर साक्षी मलिक ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि उनके साथियों का राजनीति में शामिल होना एक निजी निर्णय है और आंदोलन को गलत रूप नहीं दिया जाना चाहिए। कोई तो उनका पर्सनल फैसला है, उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस की सूची में कई दागियों के नाम शामिल होने और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आप और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल ना बैठ पाने को लेकर भी कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इंडी गठबंधन के पास ना कोई मिशन है और ना विजन। कांग्रेस की एक छोटी सी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उसमें कई दागदार लोग हैं। फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहा है। अभी उस केस में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। एक सज्जन नू कान में इन्वॉल्व हैं, और एक और पर भी ईडी का कार्रवाई चल रही है। ये है कांग्रेस की पहचान। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के सामने भाजपा का सशक्त प्रचार अभियान और बड़ा जनाधार एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पिछले लगभग एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश के संजौली की मस्जिद के अवैध निर्माण पर विवाद गहराता जा रहा है। आज संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने संबंधित जेई और वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है और फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है और इलाके के लोगों के इसमें गुस्सा फूटने के बाद प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद जिस इलाके में है वो शहर का सबसे घनी आबादी वाला पॉश इलाका है। मामले की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त की अदालत में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दायर किया।
तब से मामला नगर निगम में चल रहा है। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस तंग इलाके में भारी संख्या में कथित रूप से बाहरी लोगों की आवाजाही पर एतराज जताया। स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर आवाज उठाई है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक और मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पिछले सप्ताह विधानसभा में इस मस्जिद को अवैध बताकर अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो सरकारी है। वक्फ बोर्ड ने इसमें अतिक्रमण किया है। स्थानीय निवासियों की ओर से अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है कि मस्जिद के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस जमीन की जो है मालिक है। वक्फ बोर्ड इस जमीन पर अपना अधिकार तो बता रहा है, लेकिन वो अदालत में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। उसने अतिक्रमण निर्माण से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि इसके लिए मस्जिद कमेटी जवाबदेह है। कोर्ट ने जे कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह आमने सामने आ गए हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट हम इसमें कार्रवाई करें, ये सरकार का दायित्व बनता है। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश से नंदिनी मित्तल और प्रकाश पंत के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए एक बलात्कार के मामले पर एमपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। तो राज्य के सीएम ने कानून व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं। और इस मामले पर कांग्रेस की ओर से राजनीतिक बयान आने के बाद भाजपा भी मुखर हो गई है और कांग्रेस पर उनके शासित राज्यों में महिला अत्याचार पर ध्यान देने की बात कही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में सरेआम हुए शर्मनाक रेप कांड से देश भर में बवाल मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से शर्मनाक वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। ये 2 दिन पूर्व कोयला फाटक पर एक महिला थी, उनके साथ एक परिचित व्यक्ति ने उनको शराब पिलाकर उनको शादी का झांसा देकर जो कृत्य किया था, उसमें जिस व्यक्ति द्वारा उस कृत्य की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल किया गया था, हमने उसकी तलाश तभी चालू कर दी थी। इसमें एक मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 वर्ष, प्रकाश नगर नागदा का रहने वाला है। इसको हमने गिरफ्तार किया, इसका मोबाइल भी बरामद किया। जहां प्रदेश सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर से हुई रेप हत्या मामले में चुप्पी साधने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इस घटना को लेकर मुखर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले पर राजनीति करने वाले लोगों को अपने राज्यों को संभालना चाहिए। वहीं रेप जैसे जघन्य मामले पर पक्षपातपूर्ण बयानबाजी करने वाले विपक्ष पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर निशाना साधा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कानून का राज है, जो गलती करेगा सरकार सख्ती के साथ निपटेगी और इसीलिए कोई बख्शा नहीं जाएगा। हर एक उज्जैन हो या प्रदेश हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी राजनीति करे उनको अपने आप में गिरवन में झांकना चाहिए। तमिलनाडु से एक दिल को
दहलाने वाली खबर सामने आई। एक छोटी बच्ची 6ठी कक्षा की, उसके साथ बलात्कार होता है, अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है, और उल्टा माता पिता को पीटने का काम किया जाता है। यही मॉडल है इंडिया अलायंस की सरकारों का, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, केरला से लेकर कन्नौज तक। ये बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सत्य की आवाज दबाओ या सबूतों को मिटाओ, ये करने का काम करती है। उज्जैन रेप कांड पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधने वाली कांग्रेस ने हाल ही में चौधरी लाल सिंह को अपने स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है, जो जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची के साथ हुए चर्चित बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में हुई प्रदर्शन रैली में शामिल हुए थे। ये वही लाल सिंह हैं जिसे उस वक्त मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्हें कांग्रेस का स्टार कैंपेनर बनाया गया है। जिस नेता को बीजेपी ने महिला सुरक्षा एवं सम्मान की अपनी नीति पर अडिग रहते हुए तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर के लखनपुर से होकर गुजरी थी, तब लाल सिंह ने लखनपुर में जमकर भीड़ जुटाई थी, जिससे खुश होकर राहुल गांधी ने लाल सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया। लाल सिंह को स्टार कैंपेनर बनाए जाने के सवाल पर कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस का मामला बताते हुए चुप्पी साध ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया गया। विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज, नगर निगम, बिजली विभाग, मेडिकल विभाग, ये सभी रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अभी तक जो कोलैप्स बिल्डिंग है, इसमें 2 तरफ से पैसेजेस बनाए जा चुके हैं, जिनसे लोगों के रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कुल 24 व्यक्तियों को अभी तक जिंदा रेस्क्यू किया गया है और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु भी इस घटना में हुई है। और केंद्र सरकार ने विवादास्पद ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और सरकार ने 6 सितंबर के हालिया आदेश में पूजा को आईएएस नियम 1954 के नियम 12 के तहत तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया। इस नियम के तहत किसी प्रोबेशनर अधिकारी को सेवा में भर्ती होने के लिए अयोग्य पाए जाने के आधार पर सेवा मुक्त करने का प्रावधान है। पूजा खेड़कर के खिलाफ ये कार्रवाई यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाए जाने पर की गई है। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में गलत जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता के फर्जी दस्तावेज लगाए थे। पूजा खेड़कर के सिविल सेवा परीक्षा 2022 और सीएसई में उम्मीदवारी के दावों की पुष्टि के लिए 11 जुलाई को एक समिति का गठन किया गया, जिसने 24 जुलाई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि पूजा खेड़कर ने 2012 से 2023 के बीच सीएसई के लिए आवेदन किया और उपस्थित हुई। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अपना दावा की गई श्रेणी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी में अधिकतम अनुमेय 9 प्रयासों से अधिक बार प्रयास किए। जांच में पूजा खेड़कर को सीएसई 2022 में उम्मीदवार होने के लिए अयोग्य पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है। और भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। रक्षा मंत्रालय ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सफल परीक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक हासिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमान के तत्वाधान में किया गया। अग्नि 4 की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है, जिससे ये भारत की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है। 20 मीटर लंबी ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ये लंबी दूरी के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है
और सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 मिसाइल को पहले अग्नि 2 प्राइम कहा जाता था। अग्नि 4 का पहला परीक्षण 10 दिसंबर 2010 को हुआ था। भारत में अग्नि सीरीज की मिसाइलों की शुरुआत 1983 के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से हुई थी। IGMDP के तहत पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल मिसाइलों का भी विकास किया गया। इससे पहले 4 अप्रैल को भारत ने ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से 1000 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था। सामरिक बल कमान के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर ये सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन CIET NCERT नई दिल्ली से वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया में साक्षरता के विविध और विकसित आयामों का पता लगाने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और साक्षरता कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना था। इस सम्मेलन में एक्सप्लोरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी इन इंडिया और ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑन लिटरेसी चेयर्ड नाम से 2 सत्र रखे गए। इस सम्मेलन के जरिए स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी की थीम के अनुरूप वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक चुनौतियों और अवसरों को दर्शाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने उम्मीद जताई कि देश जल्द ही पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। Inculcating the spirit of volunteerism, especially amongst our youth, by 2030, we will be in a position to say that whole of India, as per the definition which has just been brought out before us, have become literate, opening a world of opportunity to each and every Indian. भारत को विनिर्माण का गढ़ बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को शुरू किया, जो अब मूर्त रूप लेने लगा है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इसका पूरी तरह से कॉमर्शियल उत्पादन वर्ष 2025 के मध्य से संभव हो सकेगा। भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक CG पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज़ का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन भारत में बनने की अभी संभावना हुई है और अगले साल 2025 में दूसरे भाग में ज़रूर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अभी तो पायलट मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गई है, कमर्शियल बेसिस पे पहले पायलट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा है कि हम भारत में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के उन सभी समानांतर सोच वाले देशों के साथ समझौता कर रहे हैं जो भारत में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और उसके विकास को बढ़ावा देगा। हम दुनिया के काफ़ी सारे देशों के साथ और ख़ासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ख़ास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर, भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और कुछ एरियाज़ में जो है इंडिया भी सिंगापुर का मदद करेगी। ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है।
और वहीं एस कृष्णन बताते हैं कि सितंबर 11, 12 और 13 को नोएडा में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी और सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया के साथ साथ आयोजित इसे किया जा रहा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मेला है। सितंबर 11, 12 और 13 नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ये पहली बार जो है भारत में सेमी करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सारे विश्व के सारे बड़े बड़े सेमीकंडक्टर कंपनीज उसके सदस्य हैं। और ये सेमी जो है दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपना ये बड़ा कॉन्फ्रेंस करता है हर साल। जैसे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में वो सेमी वेस्ट करके एक बड़ा इवेंट करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। उसी तरह एक सम्मेलन जापान में होती है, सेमी जापान ताइवान में होती है। साउथ ईस्ट एशिया में कोलालमपुर में भी सेमी साउथ ईस्ट एशिया करके एक सम्मेलन हर साल होता है। पहली बार जो है भारत में ये सेमिकॉन इंडिया एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो है बाकी देशों में जब पहली बार ऐसा एक इवेंट हुआ था, उसमें जितने कंपनीज ने भाग लिया उससे 4 गुना ज़्यादा जो है ये भारत में जो सेमिकॉन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है। यही हमको सेमी के अधिकारियों ने बताया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया कितना बड़ा, भारत जो है कितना बड़ा सेमीकंडक्टर स्पेस में कितना भारत का रोल हो सकता है। ये सारे विश्व के कंपनीज उस हद तक भारत की महत्व को देख रहे हैं और भारत में आने की इतना वो उत्तेजित हैं। भारत में नया उनका प्रोडक्शन और उनकी मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए वो भारत आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मैं साइन मानता हूँ। और दुनिया के पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में सौर ऊर्जा से संचालित कई उपकरणों और नवाचारों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले हाइब्रिड सोलर ड्रायर भी शामिल था। सोलर बायोमास हाइब्रिड ड्रायर सिस्टम नाम का ये उपकरण किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। इस सोलर ड्रायर के माध्यम से किसान अपने उत्पादों, फलों, सब्जियों को सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। खास बात यह है कि ये सौर ऊर्जा और बायोमास दोनों से संचालित हो सकता है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। किसानों की एक बड़ी समस्या होती है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फल और सब्जियों की बात करें तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और उसको बचाने के लिए सोलर ड्रायर जो है ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसान जो है बिना बिजली का उपयोग करे रिमोट एरिया में भी जहाँ पर कि सूर्य की रोशनी उपलब्ध है वहाँ पर भी सोलर ड्रायर का उपयोग करके अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। टेरी ने सीड हैदराबाद के साथ मिलके एक सोलर बायोमास हाइब्रिड ड्रायर सिस्टम बनाया है, जो भारत में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सब्जियां हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया है। जैसा आप जानते हैं कि भारत में लगभग 100 मिलियन मीट्रिक टन फ्रूट्स और लगभग 200 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियां जो है उगाई जाती है। इनमें से 30 से 40% अप्रॉक्सीमेटली इनमें से जो फल और सब्जियां हैं वो सड़ जाती हैं, अपना मार्केट तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे हमने थर्मल एनर्जी स्टोरेज बनाया है, तो जो कि 6 से 7 घंटे का बैकअप दे देता है, तो कंटिन्यूस ड्राइंग जो है हो जाती है। और अगर ये भी बिल्कुल भी धूप न रही तो हमने बायोमास गैसीफायर उसमें इंटीग्रेट किया है, तो जिससे राउंड द क्लॉक जो है कंटिन्यूस ड्राइंग ऑपरेशन किया जा सकता है। अभी इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, कहाँ कहाँ आप इसको लगाए हैं और किसानों के पास किस तरीके से पहुँचाएंगे, इसका उपयोग जो है ज़्यादा कैसे कर सके किसान, उसको किस तरह प्रमोट करने की प्लानिंग है? तो अभी हमने ये प्रोजेक्ट जो किया था वो हमने इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी फोरम ने हमें फ़ंड किया था। हमने 2 सिस्टम ऐसे बनाए हैं। एक सिस्टम जो हमारा टेरी ग्वालपाड़ी गुरुग्राम में जो हमारा कैंपस है वहाँ पे है, जिसका हम इस्तेमाल जो है कुछ सुखाने के लिए प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं। और एक सिस्टम हमने हैदराबाद में लगाया हुआ है और अभी हम और सिस्टम लगाने के लिए
कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम और फील्ड इम्प्लीमेंटेशन करें। सोलर की एनर्जी से ये चलता है और बड़ी बात यह है कि इसका उपयोग जो है कहीं भी किसी भी रिमोट एरिया में भी किया जा सकता है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विश्व भर में विकलांगता के बारे में जागरूकता फैलाने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इसके व्यापक देखभाल और रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑडिटोरियम में 100 से ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स ने व्हीलचेयर टेबल टेनिस, बोशिया, व्हीलचेयर रेसिंग और व्हीलचेयर बाधा दौड़ सहित कई अन्य खेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। दरअसल इस आयोजन का मकसद एक्सपर्ट्स पीड़ितों और समाज को सुरक्षा, चोट की रोकथाम और रिहैबिलिटेशन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाना था। साथ ही राष्ट्रीय चोट रोकथाम सप्ताह के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले व्यक्तियों के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन भी था। इस आयोजन के दौरान व्हीलचेयर डांस परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस के अवसर पर वेबिनार और पैनल चर्चाओं में एक्सपर्ट्स ने रीढ़ की हड्डी की चोटों सहित अन्य चोटों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जागरूकता और मदद को बढ़ावा देने के साथ इससे रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर अपने विचार रखे। मैं बोशिया स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मेरा बोशिया में जर्नी शुरू हुई है 2021 से। आई एम फर्स्ट यंगेस्ट जूनियर प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड इन एशियन जूनियर पैरा गेम्स। उसके बाद मेरे 2022 में मेरे 2 मेडल आए, एक इंडिविजुअल में सिल्वर एंड पेयर गोल्ड, और अभी इस साल में भी मैं पेयर्स में सिल्वर मेडल हूँ। योग से हम कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हम सब मीन्स फिजिकल एबिलिटी सिर्फ हमारे ये लिमिटेशन नहीं है हमारे लिए। द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर अस और हम अपनी मानसिक क्षमता के माध्यम से, मेंटल एबिलिटी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया भी जीत सकते हैं। मैं स्पाइनल कॉर्ड का मेरी सर्वाइकल C5-6 इंजरी है और मैं यही मैसेज दूंगा कि आपको अगर कुछ भी हो जाता है तो आप फर्स्टली प्लीज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस में ही कुछ कीजिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जस्ट एक्सीडेंट से नहीं होती, वो बाद में आपकी जो सेफ्टी में जो चूक रह जाती है उसके कारण ज़्यादा हो जाती है। और दुनिया भर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाने का मकसद इस बीमारी से न सिर्फ लोगों को बचाना है बल्कि उन्हें जागरूक भी करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियों की चपेट में हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक्सपर्ट डॉक्टर हरविंदर सिंह छाबड़ा ने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को प्रारंभिक हस्तक्षेप और रिहैबिलिटेशन सहित व्यापक मैनेजमेंट से रोका जा सकता है। साथ ही इस तरह की चोटों से पीड़ित व्यक्ति अपनी चुनौतियों के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खास बातचीत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सीट बेल्ट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 16,397 लोगों की जानें चली गईं, जिनमें 8,438 ड्राइवर और 7,559 यात्री भी शामिल थे। दरअसल ये आंकड़ा चोट की रोकथाम और सुरक्षा जागरूकता के निरंतर प्रयासों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाता है। स्पाइनल कॉर्ड भारत में एक आम समस्या है और जिस तरह से जो आंकड़े हैं सड़क परिवहन मंत्रालय के वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें ऐसे में जागरूकता और व्यापक रोकथाम बहुत जरूरी है। जिस तरह का इवेंट आप अभी इस वक्त करा रहे हैं वो ऐसे में खासा एक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। आंकड़े बहुत हैं पर उन्हें कम करने हैं हमने, है ना, और वो संभव है। आमतौर से ऐसे दुर्घटनाओं से होती हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, जैसे कि कितने लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं कार में ट्रैवल करते हुए। पीछे की सीट में तो सीट बेल्ट होती ही नहीं है तो इस्तेमाल भी नहीं करते। उसी तरह एक डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, जैसे ड्राइव कर रहे हैं साथ में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बिलबोर्ड देख रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम नियमों का पालन करें तो ऐसी चोटों से काफ़ी बच सकते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है, जब भारत सरकार भी लगातार इनिशिएटिव करती है कि
स्पाइनल कॉर्ड की समस्या ना हो और कम से कम ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट और जिसका आपने जिक्र किया बाकी चीज़ों को भी रखें। लेकिन एक चुनौतियां बहुत है समाज में और अवेयरनेस का। ऐसे में जिस तरह से आपके पास पेशेंट आते हैं वो किस स्टेज में आते हैं और लगभग किस तरह की जो आगे दिक्कतें उनसे होती हैं? जब हमने कॉज एनालाइज करने के लिए कोशिश की तो ये नहीं फाइनेंशियल रीजंस नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स के रीजन नहीं, मेन रीजन था लैक ऑफ अवेयरनेस। ऑपरेशन हुआ, उनको घर भेज दिया बिना पूरे संपूर्ण रिहैबिलिटेशन के, तो पूरा मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया। ऐसे ना खाली समाज में इसके बारे जागरूकता नहीं है, प्रोफेशनल्स में नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में नहीं है, पॉलिसी मेकर्स में नहीं है, तो ये जागरूकता ही फैलाना ये इस दिवस का एक मुख्य उद्देश्य है। सरकार की लगातार अवेयरनेस को लेके एक अपील रहती है, ऐसे में हमें सड़क पर चलते हुए या कुछ इवेंट में शामिल होते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि इस स्थिति तक ना आया जाए। और अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो कहा गया है कि जहां चाह वहां राह। कैमरामैन योगेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात गणपति बप्पा की। देश के सभी क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक श्रद्धालुओं ने गणेश जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। देखिए ये खास रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक श्रद्धालुओं ने गणेश जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भारी संख्या में भक्त गणेश जी के दर्शन को पहुंचे। वहीं मुंबई में लाल बागचा राजा गणपति मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। ये पूरी मूर्ति जो है शाडू की माटी की बनती है। इसी के अलावा हम पूरे पेंडॉल में प्लास्टिक का कम मात्रा में यूज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे फ्लेक्स बैनर प्लास्टिक से सब बैन किए हुए हैं और हमारा ये मानना है कि 15 साल के अंदर कार्बन नेट जीरो ये अचीव करना है। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और हर साल में एक बार जो गणेश उत्सव आता है और मुंबई का काफ़ी फेमस उत्सव है, तो उसके लिए सारे मंडप में जाके गणेश पापा का दर्शन करते हैं। 5 दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, हर एक गणपति में जाएंगे और सबके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। मुंबई के एक श्रद्धालु ने LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की प्रतिकृति पर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान किया है। इसे डिजाइन करने वाले इंटीरियर डिजाइनर का कहना है कि वह हर साल भारत में होने वाले विकास के आधार पर मूर्तियां बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कश्मीरी पंडितों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रीनगर के गणपतियार मंदिर में गणेश जी की पूजा अर्चना की। गुजरात के अहमदाबाद स्थित वस्त्रपुर के महागणपति मंदिर में भक्तों द्वारा सुबह से आरती और प्रार्थनाएं की गईं। राजस्थान के जयपुर में भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर श्रद्धालु मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर कतारों में खड़े नजर आए। भगवान गणपति के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्तों में बारिश और उमस से भरे मौसम के होने के बाद भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। देश के साथ साथ विदेशों में भी गणेश चतुर्थी की धूम रही। कोलंबो में भारतीय प्रवासियों ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पूजा और आरती में भाग लिया। चेन्नई में 6000 थम्बुलम प्लेटों, 1500 कामाक्षी दीपों और 350 समुद्री सीपों से बनी 40 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बप्पा की पूजा अर्चना की। वहीं तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद में गणेश पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर नागपुर स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना की। नितिन गडकरी के घर पर चंद्रयान 3 की थीम पर गणेश जी को स्थापित किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे।
पुरी के समुद्र तट पर मशहूर सैन कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणेश जी की रेत से मूर्ति बनाकर वैश्विक शांति का संदेश दिया। गणेश जी को सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। गणेश चतुर्थी को नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये पर्व लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। इस वर्ष ये पर्व 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन धर्म में विशेष महत्व रखने वाले संवत्सरी को लेकर एक्स पर एक संदेश साझा किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, संवत्सरी सद्भाव और दूसरों की क्षमा करने की ताकत पर प्रकाश डालता है। ये हमारी प्रेरणा के स्रोत के रूप में सहानुभूति और एकजुटता को अपनाने का आह्वान करता है। इसी भावना के साथ आइए हम एकजुटता के बंधन को नवीनीकृत और गहरा करें। दयालुता और एकता को हमारी आगे की यात्रा को आकार देने दें। मिच्छामि दुग्गदम। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि रूस यूक्रेन विवाद को भारत सुलझा सकता है। मेलोनी ने कहा है कि भारत और चीन जैसे देश रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 के इवेंट में नवदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 47.32 के थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। ऐसा पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पदक जीता है। वैसे नवदीप टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे में इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया। वहीं एशियन पैरा गेम्स में भी नवदीप को चौथा स्थान हासिल हुआ था। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन ने कांस्य पदक हासिल किया। सिमरन ने 24.75 के पर्सनल बेस्ट के साथ रेस को पूरा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में नवदीप को पुरुषों की भाला फेंक F41 में रजत पदक जीतने और महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सिमरन शर्मा को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सिमरन शर्मा को बधाई। उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। उत्कृष्टता और कौशल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। और वहीं नवदीप को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा कि अविश्वसनीय, नवदीप ने पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F41 में रजत पदक जीता है। उनकी सफलता उनकी उत्कृष्ट स्पिरिट का परिचायक है। उन्हें बधाई। भारत गौरवान्वित है। और आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार और होकाटो होटोजे सेमा से की बात। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता है स्वर्ण पदक, जबकि होकाटो होटोजे ने शॉट पुट में कांस्य पदक किया है अपने नाम। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी। नवदीप ने जेवलिन थ्रो F41 में जीता रजत, तो वहीं महिलाओं की 200 मीटर T12 में सिमरन ने कांस्य पदक का जीत रचा इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। असम में अवैध घुसपैठ रोकने और राज्य से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास हुए तेज। सीमा पर निगरानी बढ़ाने और अतिरिक्त बल की तैनाती संबंधी निर्देश जारी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को जमा करना होगा NRC रसीद नंबर। जनवरी 2024 से अब तक राज्य में 54 अवैध प्रवासियों की हुई पहचान।
जम्मू में आतंकवाद पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, शांति बिना पाकिस्तान से बातचीत नहीं। धारा 370 को लेकर विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, किसी कीमत पर नहीं होगी 370 की वापसी। विपक्षी गठबंधन पर लगाया आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी रूस यूक्रेन विवाद को सुलझाने में भारत की भूमिका को किया रेखांकित। कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है भारत। भगवान गणेश के आगमन के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत। चारों ओर लगा गणपति बप्पा मौर्य का जयकारा। देश भर के पंडालों में उत्सव की रौनक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय संस्कृति में